नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम पीटीईटी परीक्षा 2020 के लिए शिक्षण अभिरुचि के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए। साथियों, सेशन को पूरा देखना। इन 50 प्रश्नों में से आपको 100% 20 क्वेश्चन पक्के मिलने वाले हैं। तो साथियों, सेशन को शुरू से अंत तक पूरा देखना। देखने के बाद यदि आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक करना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथियों, आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें हमारा हौसला बढ़ाता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि अच्छा शिक्षक वह है जो, यानी कि एक अच्छे शिक्षक के बारे में पूछा गया है। तो अच्छा शिक्षक वह है जो, पहला ऑप्शन है कि मेधावी और परिश्रमी हो, बिल्कुल होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ये भी होना चाहिए। सादा जीवन व्यतीत करता हो, बिल्कुल सही बात है। और अपने विषय में प्रवीण हो, सही बात है। तो साथियों, अब ये आपको चारों ऑप्शन ऐसे मिलते हैं कि सब के सब आंसर सही होंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर रहेगा तो अच्छा शिक्षक वही शिक्षक है, यानी कि सभी ऑप्शन सही माने जाते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि आप जो 100% परफेक्ट आंसर है उसका आंसर लगाएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो साथियों, इसका सही आंसर है अपना, वो है कि अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, वो सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे, यानी कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। साथियों, सबसे पहले स्कूल थे ये। तो साथियों, इसका सही आंसर है वो है जर्मनी, यानी कि यह स्कूल सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यानी कि ये हम जो पढ़ रहे हैं अभिरुचि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनकी परिभाषा दी थी कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। अभिरुचि का मतलब होता है उस शिक्षा से, आप जो शिक्षा दे रहे हैं उसके संबंधित रुचि कितनी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक अभिरुचि विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो साथियों, ये विचार देने वाले व्यक्ति थे, वो थे टीपी नन। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। टीपी नन के अनुसार अभिरुचि की क्या परिभाषा होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100% एग्जाम में मिल सकती है। साथियों, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन के ऊपर आप विचार विमर्श कीजिए और उसको याद रखने का आप अपना तरीका बनाइए। तो टीपी नन ने कहा था कि अभिरुचि सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि अभिरुचि सबसे महत्वपूर्ण विचार था टीपी नन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सेशन थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हम एक साथ क्वेश्चन करेंगे, 50 के 50 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगला साथियों, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अभिप्रेरण एक है। अभिप्रेरण क्या है? भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है या मनोवैज्ञानिक अवस्था है। तो साथियों, अभिप्रेरण एक, हम जो पढ़ते हैं साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, इनकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, आदर्श परिवार का कल्याण होता है, मनुष्य के व्यक्तित्व का कल्याण होता है, या छात्र एवं छात्राओं का कल्याण होता है। तो साथियों, इसके आपको सभी आंसरों में सभी का कल्याण तो मिलेगा, लेकिन इसका सटीक आंसर रहने वाला है वो रहेगा कि शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, इनकी ए ऑप्शन इनका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। साथियों, इसका क्वेश्चन है कि बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। उन्हें कठोर अनुशासन में रख करके, उन्हें जिम्मेदारी सौंप करके, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड दे करके, उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर, यानी कि अपने कोई भी आप जैसे एक शिक्षक हैं तो आप अपने बच्चों को स्व अनुशासन की भावना उसमें किस प्रकार से पैदा करेंगे। तो साथियों, इसका सही जो सटीक आंसर रहेगा
वो आंसर रहेगा। सभी आंसर इसमें आंसर तो मिलते जुलते हैं, लेकिन सटीक आंसर होता है यदि आप एक विद्यार्थी को उन्हें जिम्मेदारी सौंप देते हो तो अपने आप अनुशासन में रह जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के 50% मैंने पूरे एनालिसिस करके निकाले आपके, जो हर एग्जाम में कैसे किसी न किसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, यानी कि आप एक अध्यापक है तो अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषय को प्राथमिकता देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विचार को प्राथमिकता देंगे, उच्च विचारों को प्राथमिकता देंगे या आस्था को प्राथमिकता देंगे? तो सही आंसर साथियों इसका सटीक आंसर रहने वाला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार, इनके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे। तो सही आंसर रहेगा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि बुनियादी शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है, क्योंकि इनकी जो बुनियादी शिक्षा है उसका आधार मनोविज्ञान है। इसका कारण क्या है, क्यों है मनोविज्ञान बुनियादी शिक्षा का आधार? तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन देखिए हमारे सामने। पहला लिखा है कि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र की प्रधानता दी जाती है, यानी कि पाठ्य पुस्तक इसमें छात्र को प्रधानता मिलती है। इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, इसमें हस्तशिल्प की प्रधानता दी जाती है। तो साथियों बुनियादी शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। इसका सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा कि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। तो पहला ऑप्शन 8 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 9 कि शिक्षण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। शिक्षण एक प्रकार का कौशल है, शिक्षण एक प्रकार की कला है, शिक्षण एक प्रकार का क्रिया मात्र है, शिक्षण एक प्रकार की तपस्या है। सारे आंसर साथियों मिलते जुलते हैं। आप हर ऑप्शन को पढ़ के कंफ्यूज रहते हैं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पर 9वां प्रश्न है शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक प्रकार का कौशल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। मैं पहले से बता चुका हूं आपको कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है साथियों? आप एक शिक्षक हैं तो देखिए अध्यापक के उपदेशों की होती है, छात्र स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने से होती है, धार्मिक शिक्षा से होती है। यानी कि आपका जो 10 नंबर ऑप्शन है, 10 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा है कि छात्रों के चरित्र निर्माण कैसे होगा। चरित्र का निर्माण यदि किसी का करना है तो उसका लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो रहेगा कि देखो ऑप्शन में वापस बता देता हूँ आपको, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र, यानी कि यदि अध्यापक बिल्कुल स्वयं अनुशासन में है, आदर्श चरित्र वाला है, अपना चरित्र अच्छा रखता है, तो अध्यापक को देख के छात्र भी अपने चरित्र को सबसे अच्छे चरित्र बना सकता है। तो सही ऑप्शन इसका सटीक आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है। साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि वर्तमान में नई शिक्षा नीति बन चुकी है, तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर होगा साथियों इसका देखो संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, शिक्षा की डिग्रियों में विच्छेद करना। तो साथियों इसका सही और सटीक आंसर रहेगा कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र को एक नया रूप देना। इनकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति संपूर्ण शिक्षा तंत्र को एक नया रूप देती है। इसी प्रकार साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शिक्षण अभियोगिता का अर्थ क्या है। शिक्षण अभियोगिता का अर्थ क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा देखो शिक्षण अभियोगिता का अर्थ पूछा है, इनकी शिक्षण की अभियोगिता है उसका अर्थ क्या है। तो देखो पहला ऑप्शन लिखा है इसमें शिक्षक बनने की इच्छा, दूसरा है शिक्षण कार्य में लगन, तीसरा है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। शिक्षण योग्यता का अर्थ होता है कि वो शिक्षक है जो कार्य करने में अपनी सभी योग्यताओं में निपुण
होगा तो उसका शिक्षण अभियोग्यता कहलाएगी। तो इसका सही आंसर है 12 का, वो है सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता या करती है तो आप, यानी कि आप जब, जैसे मान लो आप शिक्षक हैं और अध्यापन कार्य कराते हैं, उस समय यदि कोई छात्र अपनी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे। तो साथियों इसके लिए पहला है कि छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, या स्वीकार कर लेंगे, या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। यानी कि आपके सामने कोई भी आपकी त्रुटि है, उसकी त्रुटि समझे छात्र या छात्रा आपको त्रुटि के बाद संकेत करते हैं तो उसके बारे में आप क्या करेंगे। तो साथियों इसके लिए देखो 4 ऑप्शन है, आपके दिमाग से अपना आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन इसका जो सटीक आंसर रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन का, कि जो त्रुटि हमें इंगित करती है उस त्रुटि को हम स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये त्रुटि सही है, तो सबसे सटीक आंसर रहेगा कि उस त्रुटि को हम स्वीकार करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण की परियोजना पद्धति कैसी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, या बालक केंद्रित होनी चाहिए। तो साथियों 14 नंबर क्वेश्चन में आपके हिसाब से आप आंसर बता सकते हैं, क्योंकि सभी इसके आंसर लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो बिल्कुल सत्य माना गया, वह है बालक केंद्रित होना चाहिए। इनकी शिक्षण की परियोजना डी ऑप्शन सही रहेगा इसका, सॉरी डी ऑप्शन बाल केंद्रित, इनकी बालक केंद्रित रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। यानी कि आप एक शिक्षक हैं, ज्ञान के अलावा आप अपने विद्यार्थियों को क्या क्या सिखाना चाहिए, कि उस विद्यार्थी को क्या सिखाना चाहिए। पहला ऑप्शन लिखा है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग करना, या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का साथियों सही आंसर है कि देखो, यदि आप एक शिक्षक है अपने विद्यार्थी को ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के अलावा आप विद्यार्थी को ये भी सिखा सकते हैं कि लक्ष्य के लिए अथक प्रयास करें। दूसरा, आप उसको ये भी बात बताते हैं कि विपरीत परिस्थिति हो तो भी उसमें आप संयम और संतुलन न खोएं। तीसरा ऑप्शन आप ये कहते हो, तीसरा भी सही है कि आप उसके समय का सदुपयोग करें। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों बातें आप सिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है। यानी कि आप एक अध्यापक हो तो आपका एक वास्तविक कार्य क्या होगा। छात्रों को पढ़ने में लगाना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा का सेवानुमुखी विकास करना, या छात्रों की परीक्षा पास कराने योग्य बनाना। यानी कि आप अध्यापक हैं तो अध्यापक का सही दायित्व क्या होता है, सही वास्तविक कार्य क्या है। तो साथियों इसका सही ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा अध्यापक छात्रों को की प्रतिभा को सर्वोन्मुखी विकास करना। इनकी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि अध्यापक का वास्तविक कार्य होता है कि छात्रों की प्रतिभा का सर्वानुमुखी विकास करना, इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में साथियों लिखा हुआ है कि बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि, जैसे बच्चों की शिक्षा में कौन सी चीज़ अधिक आवश्यक हो बतानी है। बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बच्चों में सही आदत डाली जाए, बच्चों में पर्याप्त स्नेह दिया जाए, या बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इनकी बच्चों की शिक्षा के लिए साथियों इसका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो जो भी हम शिक्षा देंगे उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसका सही आंसर रहेगा, वो रहेगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है जो हमारा कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को आदान प्रदान के दृष्टिकोण रखती है। इनके आगे प्रश्न कट चुका है। तो वास्तविक अनुभवों के आदान प्रदान के लिए 1 मिनट दृष्टिकोण से उत्तम है। इनकी इसका सही आंसर रहेगा साथियों एक कि निम्नलिखित में से शिक्षण विद्या में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों के दृष्टिकोण से उत्तम है। इसका सही वर्षन ये उत्तम है। तो कौन सी विधि, पहली विधि है भ्रमण विधि, दूसरी है प्रोजेक्ट विधि, तीसरी है भाषण विधि, चौथी है पाठ्य पुस्तक विधि। साथियों देखो हमें लिखा है कि शिक्षण की 4 विधियां लिखी, इनमें से
वास्तविक अनुभवों को आदान प्रदान करने की दृष्टिकोण से बेस्ट विधि, इनकी सबसे उपयुक्त विधि होगी। तो आपको पता है कि भ्रमण विधि सबसे बेस्ट विधि होती है कि जहाँ आप जाते हैं उस चीज़ को आंखों से देखते हैं तो ज़्यादा याद रहती है। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है कि अपने छात्र को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं तो आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है कि बालक कैसे सीखता है, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है कि उस बालक की अभिरुचि क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इनके सही आंसर रहेगा 19 नंबर का हो रहेगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर है 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में साथियों लिखा हुआ है कि शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। तो राष्ट्रीय भाषा का अधिक प्रयोग करना चाहिए, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसी विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। तो साथियों यदि आप शिक्षक हो और अपने बच्चों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते हैं तो आपको प्रमुख कदम उठाना क्या है। तो इसका सही आंसर है कि विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागृत हो सके। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा साथियों वो रहेगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है साथियों, वो लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यताओं का, शिक्षण अनुसंधानों का, या ए या बी दोनों। तो साथियों 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य बात की कौन सी है जो तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली बात साथियों कि जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं उस पाठ्यक्रम में शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये तो हमें ध्यान होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना चाहिए। दूसरी कि जो आप पाठ्यक्रम बनाते हैं उस पाठ्यक्रम में छात्रों की क्या आवश्यकता है, छात्रों की क्या उस पाठ्यक्रम से क्या रुचि है और छात्रों के लिए इस पाठ्यक्रम से क्या योग्यता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कक्षा 12वीं का चैप्टर कक्षा 6 में डाल दोगे तो फिर वो छात्र की योग्यता में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमें इसका सही आंसर रहेगा डी, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। यानी कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का सही तरीका कौन सा है। पहला है परिचर्चाओं का आयोजन करना, दूसरा है भाषण प्रतियोगिता आयोजन करना, तीसरा है अंतराक्षरी का आयोजन करना, चौथा है ये सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन में देखो परिचर्चा, इनकी आप एक दूसरे से चर्चा करोगे तो भी वो सही आंसर माना गया। भाषण प्रतियोगिता में उसका मौखिक विकास होता है, इनकी बोलने में। अंतराक्षरी होती है उसमें भी उसका मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों आज का कि छात्रों को गृह कार्य दिया जाए, छात्रों को गृह कार्य दिया जाए ताकि वह पढ़ाए गए पाठ, गृह कार्य देते हैं उस गृह कार्य के क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण पूछा है कि पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, दूसरा पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, तीसरा पूर्व ज्ञान आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए, चौथा ये सभी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कि जो पाठ आपने पढ़ाया है पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए गृह कार्य, ना कि पहले का होना चाहिए ना बाद का। तो आपने जो पाठ पढ़ाया है उस पाठ से आधारित होना चाहिए। साथियों सेशन बहुत अच्छा है, सब्र रखें, पूरा देखें। आपको 100% जो 50 में क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ इनमें से आपको 20% एज इट इज पीटीटी एग्जाम में मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इनकी शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मतलब यह केवल एक आदर्श वाक्य है, वरिष्ठ नेताओं के आगे शिक्षकों का कुछ नहीं चल पाती, या आप कहोगे ये वास्तविक है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 24 नंबर क्वेश्चन में है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये वास्तविक कथन है, सही बात है। क्योंकि हम शिक्षक एक छात्र को या शिशु को तैयार करते हैं जो आगे चल के हमारे भारत का भविष्य होता है और वो सक्रिय भूमिका निभाता है।
तो बिल्कुल सही कथन है, ये शिक्षक राष्ट्र का ही निर्माता होता है। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? संवाद विधि, दृश्य सर्वे विधि, प्रोजेक्ट विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो साथियों 25 नंबर क्वेश्चन है, देखो संवाद विधि में आप एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, दृश्य सर्वे में सुनते हैं और देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि में आप प्रोजेक्ट के द्वारा इनकी पढ़ाई जो भी काम करते हैं उसको आप प्रयोग करते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक विधि इनकी आपके पास जो बुक है वो है। तो साथियों आपने देखा होगा कि एक जो शिक्षक छात्र होता है वाद विवाद करता सीखता है, देखता तो सीखता है, प्रयोग करता तो सीखता है, लेकिन किताब उसके पास पड़ी रहती है, वो नहीं पढ़ पाता है, पढ़ता नहीं है। तो सबसे कमजोर विधि आती है उसकी पाठ्य पुस्तक विधि सबसे कमजोर विधि मानेगी। ये सही आंसर 25 का है डी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। इनकी विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? पहला है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, दूसरा है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, तीसरा है छात्रों का मनोरंजन हो, चौथा है छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। ऐसा थोड़ी होता है साथियों कोई कि अतिरिक्त बोझ डालना, ये तो आप ऑप्शन काट सकते हैं। मनोरंजन हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। पर्यावरण का ज्ञान हो जाए या पर्यावरण का दूषित होने से बचाया जा सके। साथियों इसमें सही आंसर है कि जब पर्यावरण शिक्षा देंगे तो छात्र पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकता है। सही आंसर रहेगा इसका बी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बात हो रही है, जो वर्तमान में चल रही है मुद्दा है। तो प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समिति के हाथ में या उपरोक्त सभी के हाथ में। तो साथियों प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर रहेगा साथियों सी रहेगा कि गैर सरकारी समिति के हाथ में होनी चाहिए प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार। अगला है साथियों 28 नंबर क्वेश्चन है। तो 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता दर बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता बढ़ी है, देश की साक्षरता बढ़ी है या ये सभी। तो 28 नंबर क्वेश्चन में देखो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जब से हमारा कानून बना है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का, तो उसके बाद में साक्षरता दर बालकों की बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी है और देश में भी बढ़ी है, जिसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह से सीखता है। इनकी वह विधि बताओ जिसमें सबसे अधिक सीखे और सबसे अच्छी तरह से सीखे, देख करके, स्वयं करके, सुन के या पढ़ के। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का, वो रहेगा कि जब छात्र कोई काम कोई जो समस्या समाधान स्वयं करता है तो सबसे अधिक सीखता है। इसका सही आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, इनकी शिक्षा तभी सार्थक, इन शिक्षा का सही अर्थ तभी निकलेगा जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। तो साथियों मैंने बता रखा है केंद्रित सभी मिले तो शिक्षा सबसे पहले छात्र केंद्रित होना बहुत अनिवार्य है। इनकी इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें साथियों, तो 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। छात्रों के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की सराहनीय भूमिका कौन सी है, इसके बारे में बात करनी है। शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का कक्षा प्रबंध की क्षमता। इनकी साथियों क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो 31 नंबर क्वेश्चन में है कि जब छात्रों के अंदर अनुशासन बनाए रखता है शिक्षक, तो उसकी सबसे अच्छी भूमिका होती है कि उस शिक्षक का कक्षा प्रबंध में बहुत अच्छी क्षमता है, कक्षा में वो बहुत अच्छी तरह से प्रबंध कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। सही आंसर रहेगा डी। साथियों इसका सही आंसर रहेगा डी कि शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता बहुत अच्छी है। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उससे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। इनकी आप छात्र को जो लिखित कार्य देते हैं उस लिखित कार्य को कब जांचना चाहिए। जब शिक्षक को खाली समय मिले तब जांचे, अगले सप्ताह के दौरान जांचे या सप्ताह के अंत में रविवार को जांचे या लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद जांचे। तो सही इसका साथियों देखो खाली समय मिलने पर चेक करना, आपको लगोगे कि खाली समय कॉपी चेक कर लें, या होता है
कि अगले सप्ताह देख लेंगे, कॉपी जांच एक सप्ताह बाद कर लें, क्योंकि हमारे साथ में ऐसा ही होता है। अब रविवार वाला ऑप्शन तो अंत में, रविवार को तो आप पता है कि स्कूल बंद रहती है, तो आप ऑप्शन काट दोगे। लेकिन 3 ऑप्शन आपके सामने मिलते जुलते मिलते हैं साथियों, तो इसका सही और सटीक आंसर होता है कि लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद कॉपी चेक करनी चाहिए, यानी कि लिखित कार्य जांचना चाहिए। तो सही आंसर होगा 32 का साथियों, हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 33, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूरा जब देख रहे हैं आप तो लग रहा है आपको कि वास्तव में इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों सेशन को लास्ट में शेयर कर देना और पसंद आए तो लाइक भी करना, लेकिन साथियों सेशन के साथ बने रहें। 33 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे, इनके सीखने के 5 चरण बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे साथियों 33 के बी, इनकी हर्बर्ट ने सीखने के 5 स्टेप बताए, 5 चरण बताए थे। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है, शिक्षक का है, सरकार का है या शिक्षाविदों का है? तो साथियों 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षण में जो समस्या आ रही है उसको हल करने का दायित्व किसका होता है? तो सबसे सार्थक आंसर रहेगा साथियों, रहेगा शिक्षक का, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षण कराता है और उस शिक्षण में जो समस्या आती है उसको हल कौन करेगा? तो शिक्षक करेगा। सही आंसर रहेगा इसका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि क्या शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए आवश्यक अध्यापक क्या शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कि छात्रों की आप जो पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई के अंदर रुचि बनी रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो साथियों देखो, यथार्थ जीवन के उदाहरण का भरपूर प्रयोग करोगे। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ में मेरे वास्तविक जीवन के बारे में या किसी की कहानियां सुनानी शुरू कर दूँ, आपकी रुचि बनी रहेगी, बिल्कुल ये तो बननी रहती है। दूसरा है कि छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर दें। जैसे अभी पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ी चर्चा आपस में चर्चा करने के आपको अवसर देते रहेंगे तो रुचि बनी रहेगी। छात्र से हम पूछेंगे, छात्र हमसे पूछेगा। फिर आता है कि शिक्षण कार्य का शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करें। जैसे सामग्री, जैसे आप कोई विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपने कोई चित्र का प्रयोग कर लिया या आपने किसी प्रकार की वस्तु का प्रयोग कर लिया। तो साथियों ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल अच्छी है, तीनों ही बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि जब भी आप शिक्षण कार्य कराते हैं और बालकों की रुचि अधिक से अधिक बनी रहे तो इसके लिए वास्तविक जीवन का उदाहरण दे सकते हैं, भरपूर चर्चा करा सकते हैं, शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। उपरोक्त तो सभी, इनकी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? अध्यापक है उसके लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी है या उसकी गरिमा और मर्यादा है या छात्रों का विश्वास है या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 36 BSTC में एग्जाम में भी पूछा गया था। अभी जो BSTC का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि ये अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है, और हमने पहले बता रखा था हमारे वीडियो के अंदर, लेकिन आज मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ तो इसमें और बता देता हूँ कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ होती है छात्रों का विश्वास। इनकी छात्रों का विश्वास रहेगा तो ही वो अध्यापक सबसे, इनके अध्यापक का मूल्यवान इनकी उसकी विश्वास होता है। छात्र विश्वास रखते हैं तभी अध्यापक सफल है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो 37 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पहला ऑप्शन है पुस्तकें, दूसरा है प्रार्थना सभा, तीसरा है वार्षिक उत्सव, चौथा है खेल का मैदान। तो साथियों लोकतांत्रिक की बात होती है, लोकतांत्रिक मूल्य कहाँ स्थापित होंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा खेल का मैदान। की छात्र खेल के क्षेत्र में रहता है, खेल के साथ वो मैदान में जब काम करता है तो उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की भी महत्व रहता है, ये स्थापना करता है। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 38 है कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षण की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? उसका प्रधानाचार्य कर सकता है, उनके शिष्य कर सकते हैं, समाज के संप्रभात लोग कर सकते हैं या विशेषज्ञ कर सकते हैं। तो साथियों शिक्षक की आचरण और योग्यता का सबसे अच्छा मूल्यांकन करने वाला होता है यदि कोई, तो होता है उनके शिष्य, यानी कि विद्यार्थी। हमारे विद्यार्थी होते हैं वो हमारा योग्यता और हमारे आचरण का मूल्यांकन बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो सही आंसर रहेगा साथियों 38 का हो रहेगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक का मूल कार्य क्या है? इनकी एक शिक्षक है उसका मूल कार्य क्या है, इनकी प्रमुख काम क्या होता है? तो पहला है
छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। दूसरा है छात्रों को उनकी गलतियां बताना। तीसरा है अध्यापन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। चौथा है छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। तो शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है साथियों कि अध्यापन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। यदि वो अनुकूल वातावरण तैयार कर देगा तो छात्र अपने आप पढ़ सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रतियोगिता में एक उत्तम गुण का विकास होता है। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। वो कौन सा उत्तम गुण है? तो है लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना, ये सभी। तो साथियों 40 नंबर क्वेश्चन का देखो, प्रतियोगिता होती है तो उसमें लक्ष्य ऊंचा रहता है। पहली ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। दूसरा होता है कि प्रतियोगिता में एक जने की हार होगी तो एक जने की जीत होगी, तो जो हारेगा उसको अपनी हार भी खुशी से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि वो डिस्प्रेशन में न आए। और तीसरा होता है कि अपने काम को पूरा करने का भी इसमें दम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर क्वेश्चन साथियों है कि शिक्षा के प्रचार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी। ये काफी बार एग्जाम में साथियों पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षा के प्रसार से लोकतंत्र भी मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी आएगी और आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन का सही ऑप्शन है डी, इनके उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। कि आपके विचार से शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। दूसरा है छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। तीसरा है छात्रों को साक्षर बनाना। चौथा है बालकों का सर्वांगीण विकास। तो साथियों शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास। यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, क्योंकि हमें पहले ही बता रखा है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य वही रहता है, होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास या बालकों का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है साथियों कि किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? यानी कि आपके हिसाब से कौन सा छात्र होता है जो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा? पहला है कि जो शिक्षकों को सम्मान दे, उनकी आज्ञा माने। दूसरा है जो सुशील और शर्मिला हो, अनुशासन में रहे। तीसरा जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। चौथा है जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। अब आपके हिसाब से तो आप मॉनिटर उसे बनाते हैं जो उत्तम छात्र होता है, लेकिन साथियों इसका सही और सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो वही विद्यार्थी, वही छात्र सबसे श्रेष्ठ है। जब वो रुचि रखेगा तो ही उसके अंदर शिक्षा, उसके अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी होगी और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। साथियों सेशन बहुत अच्छा है। काफ़ी एग्जाम के क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये हर एग्जाम पीटीटी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे रेट हो, चाहे ये अपनी बीएसटीसी हो, इन एग्जाम में इन प्रश्नों को काफ़ी बार घुमा फिरा के पूछा गया है। रिपीट हुए क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। यानी कि आप कोई भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखने के लिए क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तकों पढ़ेंगे या सहायक पुस्तक पढ़ेंगे या अखबार पढ़ेंगे या वार्तालाप करेंगे? साथियों भाषा सीखनी है तो आपको वार्तालाप करनी चाहिए। हम वार्तालाप के द्वारा भाषा आसानी से सीख सकते हैं। जैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आपको बात करने का तरीका, उसके साथ में क्या व्यवहार करना है, व्यवहार का तरीका, क्या भाषा सीख सकते हैं। बिल्कुल सटीक भाषा सीखनी है तो हम उसकी वार्तालाप करनी चाहिए। सटीक आंसर वार्तालाप ही रहेगा साथियों। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। इनकी स्कूल का प्रधानाचार्य होता है उसको क्या होना चाहिए? पहला है छात्रों का प्रेरणादायक होना चाहिए। दूसरा है अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला हो। तीसरा है कुशल प्रबंधक हो और चौथा है ये सभी। तो साथियों एक प्रधानाचार्य प्रेरणादायक भी होता है, प्रत्येक शिक्षक के प्रति समानता का व्यवहार रखता है और कुशल प्रबंधक होता है। इनके तीनों ऑप्शन सही है। तो सही आंसर 45 का रहेगा वो रहेगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन में साथियों थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए साथियों 46 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। पहला है छात्र अनुशासनहीनता में नहीं करते। दूसरा है छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते।
तीसरा है छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। चौथा है छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण बताना है साथियों, तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा कि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेगा, ये इसका नकारात्मक रहेगा। क्योंकि छात्र की प्रतिक्रिया या तो नकारात्मक होती है सकारात्मक होती है। नकारात्मक होगी तो वो रुचि नहीं लेगा, यानी कि उसके मन में अगर नेगेटिविटी आ गई है तो फिर वो शिक्षण में रुचि नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 47। साथियों बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, ध्यानपूर्वक समझते रहिए, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं अभी। कि अगला क्वेश्चन है कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, यानी कि आप एक शिक्षक हैं तो आपके अनुसार शिक्षण की जो योजना है वो कैसी होनी चाहिए। शिक्षा केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित। तो साथियों 47 नंबर क्वेश्चन मैंने बार बार एक ही शब्द का केंद्रित शब्द आ गया तो उसका आंसर भी होगा बाल केंद्रित। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो 48 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। तो साथियों 48 नंबर क्वेश्चन है उसका श्रेष्ठतम गुण है वो है कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी कि अध्यापक की जगह अध्यापन के प्रति साथियों कह सकते हैं, तो पूर्ण समर्पण एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। अगला है साथियों 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले जानते हो, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, विषय का अच्छा ज्ञाता हो या ये सभी। यानी कि आप जो भी अध्यापन करवा रहे हैं तो उस अध्यापन को प्रभावशाली बनाना है तो आपको इसको सही सटीक आंसर देखो साथियों, ये सभी लेकर आप सभी ये सभी करोगे। लेकिन साथियों इसका ये सभी आंसर है तो आप अच्छे ज्ञाता हैं, लेकिन बालक पहली कक्षा कह आप उसको 12वीं कक्षा पढ़ा दोगे तो क्या वो अच्छे ज्ञाता उसको प्रभावशाली बना पाएगा। तो इसका सही आंसर प्रभावशाली नहीं होगा साथियों, डी ऑप्शन। इसका ऑप्शन सही होगा कि शिक्षण को वहां से प्रारंभ करें जहां से विद्यार्थी पहले से जानता हो, यानी कि जहां से जानता है उस जानने के आगे से यदि हम उसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो अध्यापन प्रभावशाली होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का बहुत सटीक आंसर रहा साथियों। अगला है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है, समाज के या छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। तो सही आंसर साथियों अध्यापक होता है, वो जवाबदेही होता है समाज और छात्र के प्रति। यदि अध्यापक अच्छा पढ़ाएगा तो उसकी समाज में प्रशंसा होगी, उसको समाज प्रशंसित करेंगे और छात्र भी उसकी प्रशंसा करेंगे, और यदि वो गलत पढ़ाएगा तो फिर समाज में उसकी बेइज्जती हो सकती है। तो सही आंसर रहेगा इसका ए। साथियों मैंने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं, कोई बात नहीं, 50 की बात की थी, 60% पढ़ लेंगे अभी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, शेष क्वेश्चन है जो हम पढ़ देते हैं पूरे। कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार, पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। तो साथियों एक अध्यापक हमेशा अपनी प्रशंसा को प्राप्त करके बहुत कुछ कर सकता है कि अध्यापक की जितनी ज़्यादा प्रशंसा होती है उतना ज़्यादा खुश होता है और अपने कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो सही आंसर रहेगा साथियों 51 का रहेगा सी, कि उसके कार्यों की सराहना करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो और ये सभी। तो साथियों देखो अध्यापक सफल अधिगम कब कराएगा, तो छात्रों के मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाता है तो सफल अधिगम होगा। बीच बीच में मनोरंजन कराता है, छात्र कभी कभी आपने देखा होगा कक्षा में पढ़ाते हैं तो छात्र बीच बीच में थक जाते हैं तो उनके मनोरंजन के लिए हम कुछ न कुछ मोटिवेट करते रहते हैं। और अध्यापक उस संबंधित पूर्ण अधिकार, अध्यापक उस विषय का निपुण होगा तो ही वो शिक्षण अधिगम सफल रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति का विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है या ये सभी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 53 है, तो 53 में लिखा है, तो देखिए 53 नंबर है कि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को
स्वावलंबी बनाती है। इसका सही आंसर रहेगा, वो सटीक आंसर रहने वाला वो रहने वाला है बी ऑप्शन। बाकी सभी ऑप्शन सही है। वैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर है कि साथियों 54 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी। डाल्टन ने, जॉन डेवी ने, फ्रोबेल ने, एनी बिसेंट ने। तो साथियों 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फ्रोबेल, यानी कि नर्सरी स्कूल की शिक्षा की शुरुआत करने वाले थे वो थे हमारे वैज्ञानिक थे फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 55 कि सामूहिक खेलों से छात्रों को कौन सा लाभ होता है। सामूहिक खेलों से छात्रों को कौन सा लाभ होता है। उत्तरदायित्व निभाने का गुण का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग होती है, नियम पालन का अभ्यास होता है। तो साथियों देखो, सामूहिक खेल होगा तो उत्तरदायित्व को समझेंगे, मिलकर काम करने की ट्रेनिंग भी करेंगे और नियमों का पालन भी करेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी आंसर इसके सही होने वाले हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सेशन है, बस 2-4 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं अभी। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, यानी कि प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में क्या करता है। तथ्यों के व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करता है, समस्या समाधान में प्रवीण प्रदान करता है, खोज की इच्छा जागृत करता है, सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करता है। यानी कि प्रोजेक्ट शिक्षण से छात्रों के अंदर कौन से गुण आते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करता है प्रोजेक्ट शिक्षण। सही आंसर है इसका वो है डी। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि कराने की विधि, नियम की पुष्टि कराने की विधि, उस विधि के बारे में साथियों पुष्टि कराने की विधि क्या होगी। तो देखिए साथियों नियम कह प्रश्न पढ़िए वापस कि छात्रों को पहले कोई समस्या का नियम बताकर उसके बाद उस समस्या के उदाहरण देकर नियम को पुष्टि कराने की विधि क्या कहलाती है। यानी कि आपने पहले नियम बताया, फिर उसका उदाहरण दिया और उस उदाहरण को उस नियम से हल करना है, तो कौन सा कहते हैं विधि कहलाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका निगमन विधि, दूसरा है संश्लेषण से विश्लेषण विधि, अनुभव से तर्क विधि, आगमन विधि। तो साथियों सही आंसर होगा इसका 7वें का होगा निगमन विधि, यानी पहले नियम बता दिया, उस नियम को हल कर रहे हैं, तो सही आंसर रहेगा इसका ए। 58 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लिखा है कि प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह किस विद्वान ने कहा था। प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होती है, ये किसने कहा था। राइबर्न ने कहा था या पिंसेंट ने कहा था या रोमेंट ने कहा था। तो साथियों 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रेमोंट ने ये बात कही थी कि प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है साथियों आज का। तो 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि किस पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 59 का सही आंसर होता है विकास के चरण में। सी ऑप्शन सही है कि जब आप पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ का विकास आगे पूरा डिस्कशन में आप उस पाठ को पहुंच चुके हैं, तब आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा विकास के चरण में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है साथियों आज का। तो लास्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि विद्यालय में खेल के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है। तो छात्रों को किसी कार्य में लगाना, छात्रों को हष्टपुष्ट बताना, प्रतियोगिता खेलों के लिए तैयारी कराना, या बालक के सर्वांगीण विकास कराना। तो साथियों चाहे खेल हो चाहे विद्या, बालक का सर्वांगीण विकास ऑप्शन दिखता है तो आपका वही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बालक का सर्वांगीण विकास कराना। साथियों आज का सेशन कैसा रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, और यदि आपको आज का सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा, आपका दिल से आभार। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।